फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र के मिनाजपुर इलाके में महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल का संदिग्ध परिस्थिति में कमरे में मिला शव। पुरुष कांस्टेबल का शव फंदे पर लटका मिला तो महिला कांस्टेबल का शव बेड पर पड़ा मिला। किराए के मकान में रहती थी महिला कांस्टेबल। पुलिसकर्मियों का शव मिलने के बाद विभाग में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और डीसीपी नगर समेत कई पुलिसकर्मी। महिला कांस्टेबल 2020 बैच और पुरुष कांस्टेबल 2019 बैच का था। महिला कांस्टेबल कानपुर की रहने वाली तो पुरुष कांस्टेबल मथुरा का रहने वाला। दोनों पुलिसकर्मियों के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के अनुसार जहां प्रथम दृष्टि पुरुष कांस्टेबल की मौत का कारण फांसी लगाना दिख रहा है, तो वहीं महिला का शव बेड पर होने के कारण संदिग्ध है और ऐसे में पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से मौत हुई है और दोनों के मौत के पीछे क्या कारण है और क्या कुछ कहना था पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा का इस पूरे मामले पर। आइए दिखाते हैं आपको। ये जनपद प्रयागराज में तैनात दो आरक्षी हैं, महिला आरक्षी और एक पुरुष आरक्षी। महिला आरक्षी का किराए का कमरा है थाना शाहगंज में और उनकी तैनाती टूरिस्ट थाने पे है। 2020 बैच की हैं वो। और पुरुष आरक्षी जो हैं ये 2019 बैच के हैं और इनकी तैनाती एसीपी पेशी में है। महिला आरक्षी का जो किराए का कमरा है, इसमें आज ये पहले सूचना मिली थी कि उनकी दो के द्वारा लगता है आत्महत्या की गई है। प्रथम दृष्टया देखने में पुरुष आरक्षी जो हैं इनके द्वारा जो है वो फांसी लगाकर आत्महत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। महिला आरक्षी की बॉडी जो है वो पलंग पर है। इसमें अभी और गहन जांच की आवश्यकता पड़ेगी कि उनकी डेथ का कॉज क्या है, किस प्रकार से वो डेथ हुई है। उन लोगों की कुछ जो आपस में बातचीत है उस प्रकार का कुछ चैट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी और गहन जांच की जा रही है। महिला आरक्षी की मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। पुरुष आरक्षी की डेथ का कारण प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि उनके द्वारा फांसी लगाकर अपने आप को खत्म किया गया है। सर, कोई सुसाइड नोट वगैरह मेरे पास? कोई सुसाइड नोट नहीं है। तो अभी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पुरुष आरक्षी के द्वारा या तो इनको महिला को जो है वो कुछ दिया गया या मारा गया, उसके बाद आत्महत्या की, या दोनों ने आत्महत्या की। ये जांच का विषय है, इस पर गहनता से आगे जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम होने के बाद और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होंगी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व क्लस्टर प्रभारी अनिल राजभर प्रयागराज आए थे, जहां उन्होंने कहा था कि हम उनकी रणनीति जानते हैं और उनके ही गणित गुणा में उनको ढेर कर देंगे। जिसके बाद अब राज्यसभा सांसद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया है। कहा है कि कांग्रेस की गणित और गुणा तो आज तक अंग्रेज भी नहीं समझ पाए, तो वो क्या समझेंगे। और साथ ही उन्होंने अनिल राजभर के बयान पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। राजभर जी से अगर दोबारा कहिएगा, कांग्रेस के दांव पेच तो अंग्रेज भी नहीं समझ पाए। वो तो बहुत छोटी सी चीज। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन जो खड़ा किया है, 3 दिन लगातार मैं रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। मैं कल ही लौटा हूं। मैं इतना कह सकता हूं, बेहतर वर्ड्स में भाजपा के खिलाफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में आंधी चल रही और लोगों को बीजेपी का विकल्प इस बार ढूंढने में दिक्कत नहीं हो रही है कि अगर बीजेपी से अलग हटो एनडीए से, तो स्वाभाविक इंडिया गठबंधन विकल्प के रूप में बन रहा है। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो वहां उभर के आई, बसपा का नाम लेवा कोई, और सारे दल, सारे जाति, सारे मिलकर एक तरफ से भाजपा को वहां हरा रहे हैं। पहले राउंड का, और मैं तो ये कहूंगा आपके जो काउंटर पार्ट हो उनसे पूछिए। मैं इतने कह रहा हूं, भाजपा एनडीए के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी चल। जनता के बीच में एक बड़ा स्वाभाविक सवाल
ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इनको लेकर उभर रहा है। लोग समझते हैं कि अभी जनता नहीं जानती। वहां नारे जो लग रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो जवाब मांग रहे हैं सब कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आपने लिया है सब उन लोगों से क्यों लिया जिन पे ईडी सीबीआई की रेड है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद अहम मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुबह 11:30 बजे से सुनवाई शुरू हुई है। हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें सूट नंबर 1 पर आज वादी की ओर से अपना पक्ष रखा गया। हाईकोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह विवाद, अवैध कब्जा हटाने सहित कई मामलों में 18 याचिकाएं दाखिल है, जिस पर आज सुनवाई हुई है। और ऐसे में अब अगली तारीख 22 अप्रैल की तय की गई, जिस पर सुनवाई होगी। और क्या कुछ कहना है अधिवक्ता सौरभ तिवारी का, आइए दिखाते हैं आपको। सौरभ तिवारी हिंदू पक्ष की तरफ से सूट नंबर 9 में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में बहस कर रहा हूँ, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज ऑनेबल कोर्ट नंबर 89 ऑनेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब के कोर्ट में सुनवाई हुई। सूट नंबर 1 में आज बहस हुई और हिंदू पक्ष की तरफ से जो हमारी तरफ से जो मेन आर्गुमेंट ये रखा गया कि वह जगह है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि, वह स्थान देवता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और उस जगह के जब एक बार कृष्ण भगवान का वहाँ जन्म हुआ तो वो स्थान हमारे लिए बहुत ही पायस प्लेस है, हमारे लिए पवित्र प्लेस है। तो वह स्थान देवता या उस जगह के रिलीजियस जो कैरेक्टर है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। वंस अ डायटी ऑलवेज अ डायटी। और जो वक्फ एक्ट है वो एप्लीकेबल केवल बिटवीन द मुस्लिम, वो अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई बात है या कोई राइट की बात हो रही है तो वो सिविल कोर्ट इज कॉम्पिटेंट इनफ टू डील विद द मैटर, ये नॉट बार्ड बाय द वक्फ एक्ट। और जो एक कंप्रोमाइज डिग्री की बात हो रही थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि कंप्रोमाइज डिग्री 1968 का था, वो उसको ऑर्डर 23 रूल 3 सीपीसी में लिया गया है कि एक कंप्रोमाइज डिग्री को फिर हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं आगे। तो उसके बारे में हमारा मूल आर्गुमेंट था कि कंप्रोमाइज डिग्री लॉफुल तो एक्सरसाइज हुआ ही नहीं था क्योंकि वो ट्रस्ट की तरफ से था नहीं। तो जब कॉम्प्रोमाइज डिग्री लॉफुल नहीं है तो फिर उसको तो चैलेंज जो है कि इलीगल कॉम्प्रोमाइज डिग्री को तो चैलेंज कर ही सकते हैं। ऑर्डर 23 रूल 3 इज नॉट अ बार्ड। तो और सबसे बड़ी बात है कि हमारी तरफ से जो आर्गुमेंट का जो मूल पार्ट ये रहा कि अगर डायटी के साथ कोई इंजस्टिस हुआ है, अगर कोई उनकी प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़, कुछ इलीगल कॉम्प्रोमाइज डिग्री कॉम्प्रोमाइज हुए, तो ऐसे में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तमाम रूलिंग्स हैं और हाई कोर्ट्स की भी तमाम रूलिंग्स हैं कि भगवान के बिहाफ पे कोई नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू या डायटी खुद जाके या कोई उनके डिवोटी जाके उसको चैलेंज तो कर ही सकते हैं क्योंकि उनके बिहाफ पे हुआ नहीं है और ये कंटिन्यूइंग राइट है। एक बार जब राइट वायलेशन हमारा चलता रहा तो वो राइट वायलेशन अक्सर हमारा चल रहा था। तो ऐसे में हम चैलेंज कभी भी कर सकते हैं उसको। और अब जो फर्दर आर्गुमेंट जो है वो चलेगा इसमें और अगली जो तारीख है 22 अप्रैल को रखी गई है और फर्दर जो भी है सूट नंबर 1 ऑनवर्ड्स तो 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में आर्गुमेंट चलेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से प्रयागराज में लोग जुट गए हैं, तो ऐसे में आज राज्यसभा सांसद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी उज्जवल रमन सिंह के आवास पहुंचे थे, जहां रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह से उन्होंने भेंट की और रेवती रमन सिंह से भी भेंट की और हालचाल जाना। और उनका कहना था कि उन्हें हमारी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया और हम उनको समर्थन देने यहाँ पहुँचे हैं कि जिस तरह से भी वो हमसे ज़रूरत हो काम ले सकते हैं। और साथ ही ऐसे में उज्जवल रमन सिंह ने भी उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है। और क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने और प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह ने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है। जी को आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे हैं और किस तरह से आशीर्वाद दिया है? देखिए, मेरा पारिवारिक संबंध कुंवर रेवती रमन सिंह जी से और उज्जवल जी से, तो राजनीतिक रूप से मैं आया हूँ, मेरे साथ सारे जिला अध्यक्ष आए हैं, सारे महत्वपूर्ण नेतागण आए हैं। हम लोग कांग्रेस की तरफ से पूर्ण समर्थन अपने कांग्रेस प्रत्याशी को देने आए हैं और ये कहने आए हैं कि जैसा भरपूर उपयोग वो करना चाहें हम लोगों का करें। और मुझे पूरी उम्मीद है भाजपा के प्रत्याशी आने के बाद कि
उज्जवल रमन जी भारी बहुमत से जीतकर दिल्ली जाएंगे। नेता हैं कांग्रेस के, और किस तरह उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है? देखिए, प्रमोद तिवारी जी के परिवार के साथ हमारा पारिवारिक लगाव है, इसी के लिए आए थे। उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया है और आगे के लिए कहा है कि जब जब जो ज़रूरत पड़ेगी, जैसा भी समय जो है जमुना पार और प्रयागराज के लिए पड़ेगा, वो पूरा समय वो हैं, चाहे आराधना मिश्रा मोना जी जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के विधानमंडल दल में, दोनों जनों ने पूरा समय देने का जो है आश्वासन दिया है। और निश्चित तौर से अगर ये आएंगे तो बहुत असर इनका जो है इस क्षेत्र पर दिखलाई पड़ेगा। नगरी प्रयागराज में जहां नगर निगम के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और पटरी से अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद सिविल लाइन क्षेत्र में जहां बड़े प्रतिष्ठित दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, सिविल लाइन्स के पैलेस के बगल में कामधेनु और उसके बगल की कई दुकानों ने पैदल चलने वाली पटरी पर पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया और जाम के समय लोगों को पैदल चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर अब देखना है कि नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी इस पर कब संज्ञान लेते हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है पैलेस सिनेमा के बाहर, जहां कामधेनु स्वीट के बाहर आप देख सकते हैं पैदल चलने वाली पटरी पे किस तरह से मशीनें रख दी गई और काउंटर रख दिया गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह से पैदल चलने वाली पटरी पर अतिक्रमण रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। और सोशल मीडिया पर वीडियो अब तेज़ी से हो रहा है वायरल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।